नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में दोस्तों एट अ ग्लांस देखेंगे कि जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है हमारे देश में वो कितनी एक्यूट है। इसको देखने के लिए दोस्तों इंडिया के पॉपुलेशन फ्यूचर से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। ये 2018 की है और IHME करके एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का, जिसने जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, इसने भी कुछ ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस में इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बताया है। तो इनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके, जो हम देखेंगे। कुछ आप कह सकते हैं डिस्टर्बिंग फैक्ट्स है और कुछ प्रॉमिसिंग फैक्ट्स हैं। साथ साथ इंडिया में फर्टिलिटी रेट्स कितने हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ उससे कैसे तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए सोशल सेटिंग और प्रोग्राम स्ट्रेंथ को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है इंडिया में, कैसे उसमें सक्सेस पाई जा सकती है, अब तक कितनी सक्सेस मिली है, बिहार और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके क्या सीन चल रहा है, सेक्स रेशियो एट बर्थ के बारे में बात करेंगे। इंडिया में जो सेक्स रेशियो घटता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों में, उसके क्या कंसीक्वेंसेस हैं, गवर्नमेंट का इस फील्ड में क्या इंटरवेंशन रहा है, इन सब चीजों को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे यूपीएससी में जनरल स्टडीज पेपर 1 में कुछ इस टाइप का सवाल आपके लिए बन सकता है कि डिस्कस द की ट्रेंड्स इन नेशनल बर्थ रेट ऑफ इंडिया एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फॉलिंग सेक्स रेशियो। दिस कैन बी अ पोटेंट क्वेश्चन, जो कि जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर आपका एक टॉपिक है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। चलिए, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो इस तरीके की चीजें काम आती हैं, उसके साथ साथ आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए अगर अब तक आपने नहीं दबाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी मदद करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आपको ऑलरेडी क्वालिटी वीडियोस बहुत सारी मिल रही हैं फ्री में, तो आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं और अपने जेन्युइन क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो अभी रिसेंटली डिस्कशन चल रहा है मीडिया में, किसके बारे में? इंडिया के पॉपुलेशन फ्यूचर के बारे में। चूंकि रिलीज हुआ एक रिपोर्ट का जिसका नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018, और जो ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस दिए किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यूएस। तो IHME इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, ये जो यूएस का इंस्टीट्यूट है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके स्टैटिस्टिक्स को भी आप कोट कर सकते हो। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ये तो हमारी सरकार रिलीज करती है, तो इसको तो आप कोट कर ही सकते हो। ये जो SRS रिपोर्ट है, ये क्या बता रही है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया ये घटा है। कितना? 906 था ये 2011 में, और 2018 में ये 899 हो गया है। सेंसस के थ्रू अगला जो पॉपुलेशन, ये सेक्स रेशियो कितना है, ये 2021 में आएगा हमारे सामने। हालांकि 2021 का डाटा 2022 तक आता है, 2011 सेंसस का 906 था, 2018 में इसको गैस किया जा रहा है कि ये 899 है। ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो बुलेटिन है, जिसके थ्रू ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसको रिलीज कौन करता है? तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रिलीज करता है। चूंकि गवर्नमेंट फिगर्स हैं, आप बहुत ही प्यार से कहीं पे भी इनको कोट कर सकते हो। SRS है क्या? ये एक डेमोग्राफिक सर्वे। डेमोग्राफी मतलब कि एक देश की पॉपुलेशन के बारे में कुछ गेनफुल इंसाइट्स देना। तो इस डेमोग्राफिक सर्वे में कुछ एनुअल एस्टिमेट्स बताए गए हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को लेके, बर्थ रेट को लेके, डेथ रेट को लेके, फर्टिलिटी रेट और दूसरे मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में। आप देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, चलिए इसको छोड़िए, शुरुआत कैसे हुई इन सब चीजों की, मतलब इस तरीके की जो रेगुलर बेसिस पे सर्वे कराए जाते हैं डेमोग्राफिक सर्वे, इसकी शुरुआत की थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने पायलट बेसिस पे कुछ स्टेट्स में 1964-65 में। और 1969-70 से जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गई, कंप्लीट तरीके से काम कर रही है। इसका एक ट्रायल चला था 1964-65 में और कंप्लीटली ऑपरेशनल है 1969-70 से। यहाँ पे फील्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, जहां पे फील्ड पे बर्थ और डेथ्स के बारे में पता कराया जाता है। किसके थ्रू? पार्ट टाइम इन्यूमरेटर्स। ये पार्ट टाइम इन्यूमरेटर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स, टीचर्स ये हो सकते हैं। तो भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इंप्लॉयज होते हैं जो ग्राउंड लेवल के काम करते हैं, उनको पार्ट टाइम इन्यूमरेटर बनाया जा सकता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए। चूंकि वो उसी इलाके में रहते हैं, तो वहां पे जाके पता कर सकते हैं कि हाँ भाई, क्या फर्टिलिटी रेट चल रहा है, क्या मेटल मोर्टिलिटी रेट चल रहा है, फील्ड पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर यहां पे एक टर्म को समझना जरूरी है, जिसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। इस टोटल फर्टिलिटी रेट को फर्टिलिटी रेट भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नेटिलिटी भी बोला जाता है,
पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट भी बोला जाता है, टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट, बहुत सारे नाम है इसके, उस पर हम लोग नहीं जाते। बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। हस्बैंड वाइफ, ये दो लोगों ने मिलकर दो बच्चों को पैदा कर दिया, तो कल की डेट में हस्बैंड वाइफ बूढ़े हो जाएंगे और वो मर जाएंगे और उनके दो बच्चे इस दुनिया में रह जाएंगे। तो बात दोस्तों यहां पे ये है कि दो लोग अपनी जगह पे दो लोगों को इस दुनिया में दे गए तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई। ये एक बहुत सिंपलिस्टिक मैंने आपको आंसर दिया है। अगर आप रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की बात करिए तो उसको बोला जाता है 2.1। तो मतलब दो लोग 2.1 बच्चों को, यानी कि 20 लोग, 10 हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, 20 लोग 21 बच्चों को इस दुनिया में छोड़ गए। क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा है वो इस कंसीडरेशन में रखा जाता है कि भाई डेथ हो गई या कोई इवेंट आ गया, अभी कोविड-19 के पैंडेमिक में जाने कितने लोग निपट गए। तो आप समझिए रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट को 2.1 रखा गया है ताकि बाकी सारे कंसीडरेशंस को अगर न्यूट्रलाइज कर दें तो हाँ भाई, दो लोग खत्म हुए और वो अपनी जगह दो लोगों को इस दुनिया में छोड़ गए, तो जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी वो स्टेबलाइज्ड रही। अब सवाल ये उठता है कि आप रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट को नापोगे कैसे? आप वो छोड़ो, आप टोटल फर्टिलिटी रेट को नापोगे कैसे? क्या टोटल फर्टिलिटी रेट में कुछ वुमेन्स को आइडेंटिफाई करके क्या पूरी उनकी लाइफ स्पैन में उनको मॉनिटर किया जाता है, या किसी एक एरिया की वुमेन को मॉनिटर करके एक साल के लिए मॉनिटर किया जाता है? नहीं। इसीलिए बोला जाता है जो टीएफआर इज सिंथेटिक रेट है। सिंथेटिक रेट मतलब इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ एनी रियल ग्रुप ऑफ वुमेन। किसी रियल ग्रुप की फर्टिलिटी को हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि रियल ग्रुप ऑफ वुमेन की फर्टिलिटी को अगर आप मेजर करते हो तो टोटल फर्टिलिटी रेट तो आप उसकी पूरी लाइफ स्पैन के लिए निकाल रहे हो। तो एक लेडी जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में है, जिसको बोला गया है इंडिया में 15 to 49 ईयर्स, ठीक है, कुछ जगहों में 15 to 44 भी कहा जाता है। तो एक लेडी जो कि चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में है, 15 to 49 ईयर्स में है, वो अपने पूरी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी, इसके लिए या तो आप कुछ वुमेन्स को आइडेंटिफाई करिए और उनकी पूरी जिंदगी स्टडी करिए। अभी इतना समय है नहीं। तो भाई हर एज ग्रुप की लेडीज के फर्टिलिटी लेवल्स को नापा जाता है और एक सिंथेटिक रेट बनाया जाता है जिसके बेसिस पे ये एज्यूम किया जा सके कि एक वुमेन अपने पूरे फर्टिलिटी एज में यानी 15 to 49 ईयर्स में कितने बच्चे पैदा करने वाली है। इंडिया में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 माना गया, हालांकि दुनिया में भी यही है। तो देखिए क्या लिखा है, TFR is therefore a measure of fertility of an imaginary woman who passes through her reproductive life subject to all age specific fertility rates for age 15 to 49 were recorded for a given population in a year। यानी टोटल पॉपुलेशन, उन पॉपुलेशन में कितनी वुमेन आपने आइडेंटिफाई किया, कितनी अलग अलग एज में वुमेन है ये आपने आइडेंटिफाई किया, और उसके साथ साथ उनकी फर्टिलिटी को देखा और उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि वो कितने बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज हैं दोस्तों। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं मैं कि मान लीजिए कुछ ऐसी लेडीज भी होंगी, हो सकता है उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि वो 15 से 49 की जो अपनी जिंदगी है वो पूरी जी ना पाए। तो सीरिया में जाने कितनी लोगों की जानें चली जाती, तो वहां पे बहुत सी ऐसी लेडीज भी होंगी जिनकी अनफॉर्चुनेटली जान चली गई होगी। तो जो लोग ये 15 से 49 का टाइम नहीं जी पाए, जो लेडीज नहीं जी पाए, उनको टोटल फर्टिलिटी रेट की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टोटल फर्टिलिटी रेट का कंसेप्ट। इंडिया में अगर फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की जाए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मानी गई है 2.1। ओके, मतलब कि 2.1 अगर हम फर्टिलिटी रेट पे आ जाते हैं तो हमारी पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत सेंसिटिव इशू है। हमारे पास एरिया लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन को ये स्टेबलाइज करने की जरूरत है, इसलिए टोटल फर्टिलिटी रेट को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। अब यहां पे एक रिपोर्ट आती है, एसआरएस रिपोर्ट। एसआरएस रिपोर्ट ये बोलती है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका में द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ मदर वुड हैव एट द करंट पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज 2.2 इन ईयर 2018। यानी ये जो एसआरएस रिपोर्ट आई है 2018 की रिपोर्ट ये बोलती है कि एक मदर अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो फर्टिलिटी रेट रखेगी वो है 2.2। अभी 2.2 तक आ गया है, तो बहुत सारे जो भी आपके डेमोग्राफर्स उनका बोलना है कि 2.2 से 2.1 आना ज्यादा मुश्किल है नहीं। इसी रिपोर्ट में 2018 में जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मानी गई है इंडिया की वो है 1.38%। इंडिया में एस्टिमेटेड कितने लोग रह रहे हैं अभी? 137 करोड़। और 137 करोड़ में अगर 1.38% की अगर आप बात करते हो तो 1.9 करोड़ नेट इंडिविजुअल्स हर साल जुड़ रहे हैं। नेट इंडिविजुअल्स मतलब कि जो मर गए उनको हटा के। तो ये जो डाटा है
जो इस एसआरएस की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में है, जो कि 2011 से लेकर 2018 तक के टाइम पीरियड की डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा है। ये डाटा क्या बोलता है कि 2011 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था इंडिया का वो था 2.4, 2018 में ये हो गया 2.2। फर्टिलिटी हर मेजर स्टेट में डिक्लाइन हुई है। 2011 में 10 स्टेट्स ऐसे थे जिनका फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से नीचे था, यानी 2.1 जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है उससे 10 स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट कम था। लेकिन अब 2018 में 14 ऐसे स्टेट्स आ गए हैं जिनका फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है। ओके, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से भी कम है इन 14 स्टेट्स में। यहां पे तेलंगाना और उत्तराखंड दो नई एंट्री मार रहे हैं। और 2011 में जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो था 1.47% और अब हो गया है 1.38%। आगे बात करते हैं। अब देखिए टोटल जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है उसको बोला गया 2.1। 2018 में कहा जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 पे आ गया। चलिए ठीक है, अगर हम 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट पे पहुंच जाते हैं मान लीजिए, तो क्या हमारी पॉपुलेशन घटनी शुरू होगी? ये एक बहुत मेजर सवाल है। अब इंडिया में आप देखिए दोस्तों, पहली बात तो 2.1 की जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है इस पे मान लीजिए अगर हम लोग नहीं पहुंचे, हालांकि बहुत सारे डेमोग्राफर्स बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ पे हाई इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट है, जितने बच्चे पैदा होते हैं बहुत से मर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको बचाने की कोशिश कर रही है, बट फिर भी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट और चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और अगर हम 2.1 ये फर्टिलिटी रेट पे पहुंच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो बर्थ रेट है दोस्तों वो ज्यादा रहा होगा, तभी हम 2.1 या फिर 2.2 को टच कर रहे हैं फर्टिलिटी रेट में। अभी बात यहां पे ये निकल के आती है कि अगर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट पे मान लीजिए कंट्री पहुंच गई है 2.1 और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसकी आबादी घटेगी, तो ये आबादी घटना बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो आप ये बोल सकते हो कि जो मोर्टिलिटी रेट है उस पर फर्क ना है, जो कांस्टेंट मोर्टिलिटी रेट है वही कांस्टेंट मोर्टिलिटी रेट चलता रहे। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर लोगों का ज्यादा माइग्रेशन ना हो। तो अगर बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन के थ्रू हजारों लाखों लोग मान लीजिए इंडिया के अंदर आ जाते हैं, अब नहीं आ रहे हैं, पहले होता था माइग्रेशन, बट मान लीजिए आ जाते हैं, तो ओवरऑल जो इंडिया की आबादी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो भले ही आप रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट ले आइए, माइग्रेशन के चलते जो आबादी है देश की वो बढ़ रही है। और एक चीज और होती है, जो पास्ट और करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है ना, उसके चलते भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए किसी के घर के में ट्रेंड है कि हाँ भाई ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं या कोई भी इस टाइप का ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड के चलते भी मान लीजिए अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, तो बहुत से जनरेशंस लग जाएंगे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने में। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आप 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट पे पहुंच भी गए, तो भी अगर आपको जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रखनी हो, पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखना है, तो मोर्टिलिटी रेट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, माइग्रेशन पे जीरो इफेक्ट होना चाहिए, और प्लस पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में बहुत सी जनरेशंस लग सकती हैं, क्योंकि पिछले डेमोग्राफिक ट्रेंड के हिसाब से कुछ कम्युनिटीज ऐसी होंगी जहां पे अभी भी जो बर्थ रेट होगा वो ज्यादा होगा। अब आगे बात की जाए, हम टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 कर लेते हैं मान लीजिए रिप्लेसमेंट लेवल पे, तो भी जो हमारी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लॉन्ग रन में होगी। और जब तक हमारी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पहुंचेगी ना, तब तक हमारी जो करंट आबादी है 137 करोड़ उससे बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। बहुत सारे लोगों ने तो बोला है कि हम ऑलरेडी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं, और नहीं भी पहुंचे हैं तो भी उसके पहुंचने के बाद भी हमारी आबादी बढ़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप केरला की बात कर लीजिए। केरला में जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी लेवल था वो 1990s में आ गया। तो सोचिए केरला हमसे कितना आगे, देश अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, 30 साल बीत चुके हैं 1990 से, और आज तक हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पे नहीं पहुंचे, या मान लीजिए पहुंच भी गए। केरला 30 साल पहले पहुंच गया था। उसके बाद भी 2018 में जो केरला की आबादी की ग्रोथ रेट है वो 0.7% है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पे पहुंचने के बाद भी केरला में आबादी बढ़ रही है, 0.7% से बढ़ रही है, बट बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी लाने से आपकी आबादी बढ़ना घट जाएगी, इस बात की कोई गारंटी है नहीं। और इसका रीजन एक और है, देखिए 15 टू 49 ईयर्स के बीच में आप टोटल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट करते हो। आपको पता है कि हर साल पे बहुत सारे लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाते होंगे और बहुत सारे लोग इस ब्रैकेट पे एंट्री मारते होंगे, तो उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर पहले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बर्थ हुए हैं, तो 15 ईयर्स वाले ग्रुप में जो एंटर करने वाली लेडीज होंगी वो ज्यादा होंगी, और 49 ईयर्स को एग्जिट करने वाली जो लेडीज होंगी वो कंपेरेबली कम होंगी। तो इस पे भी नेगेटिव इफेक्ट, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है टोटल फर्टिलिटी लेवल पे।
कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। यूएन का जो पॉपुलेशन डिवीजन है उसने एस्टिमेट किया कि इंडिया की पॉपुलेशन 2061 तक पहुंचेगी 161 करोड़ पे, 161 करोड़ पे, अगर मीडियम फर्टिलिटी लेवल चलता है, और इससे 10% कम हो सकती है, यानी 16 करोड़ कम कर लीजिए, तो 1 करोड़ 44 या फिर 144 करोड़ या 145 करोड़ हो सकती है अगर लो फर्टिलिटी वेरिएंट चलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैट्रिक्स इवैल्यूएशन IHME यूएस ने क्या बोला है कि 2048 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 160 करोड़ हो जाएगी। लेकिन इतने लंबे लेवल के जो एजम्पशंस होते हैं ना, उसमें डेफिनेट कुछ ना कुछ खामियां निकल के आ सकती हैं, कभी एक्यूरेट नहीं हो सकते, खासकर पॉपुलेशन की फील्ड में। क्योंकि पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की दो मेन चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो है सोशल सेटिंग, एक है प्रोग्राम स्ट्रेंथ। पहले बात करते हैं सोशल सेटिंग। एक लेडी कितनी पढ़ी लिखी है ये डिसाइड करेगा कि उस लेडी की सोशल सेटिंग क्या है। अगर फीमेल एजुकेशन लेवल ज्यादा है तो जो फर्टिलिटी है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो इलिटरेट वुमेन पाई गई हैं 15 से 49 ईयर्स के एज गैप में, उनकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, और जो लिटरेट वुमेन पाई गई हैं 15 से 49 ईयर्स में, उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है। और आप देखो कि जो इलिटरेट वुमेन है और जो लिटरेट वुमेन है उनका रेशियो बदल रहा है। बहुत सारी लेडीज अब पढ़ लिख रही हैं, तो लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है वुमेन के बीच में भी बहुत तेजी से। तो आप बात करिए, यहां पे एक और स्टैटिस्टिक्स है, परसेंटेज ऑफ इलिटरेट वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप डिक्लाइन फ्रॉम 31.5% इन 2011 टू 13% इन 2018। यानी अब इलिटरेट वुमेन कम है, लिटरेट वुमेन ज्यादा है। लिटरेट वुमेन ज्यादा होंगी तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो अपनी प्रेगनेंसीज पे ध्यान देंगी, और इससे जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल के और पास पहुंचेगा। तो हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे बेहतर सोशल इंडिकेटर्स के साथ साथ लेडीज और पढ़ेंगे और फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, ये चांसेस हैं काफी। दूसरी चीज होती है प्रोग्राम स्ट्रेंथ। प्रोग्राम स्ट्रेंथ क्या होता है? अनमेट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब एक लेडी एक ऐसी स्टेज पे है जहां पे उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को प्रयोग करना चाहिए बट वो प्रयोग कर नहीं रही है, इसको बोलते हैं अनमेट नीड। तो नीड तो है बट वो नीड पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसी मैरिड वुमेन है जो प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही वो एमेनोरोइक है। एमेनोरोइक मतलब कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती फॉर सम रीजंस, ठीक है। तो एक लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं है और एक लेडी जो बच्चा ना पैदा करने वाली स्थिति में भी नहीं है, अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव हो ना हो नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन चलिए यहां पे एक डाटा देखते हैं। यहां पे बात हो रही उन वुमेन की जो बच्चा पैदा कर सकती हैं, अभी प्रेग्नेंट नहीं है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत है बट वो कॉन्ट्रासेप्शन कर नहीं रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 क्या बोलता है? अनमेट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इज 12.9%। यानी अगर 100 लेडीज हैं तो इसमें लमसम 12.9% ऐसी लेडीज हैं जिनको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत है, दे आर इन नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बट वो कर नहीं रही हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिमांड कितनी है? वो है 53.5%। मतलब कि जितनी टोटल लेडीज हैं उसमें से 53.5% कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस कर रही हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग कर रही हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग मतलब पिल लेके अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्ट्रासेप्शन की जो डिमांड निकल के आ रही है स्टैटिस्टिक्स से, वो निकल के आ रही 66.4%, 66.4%, जिसमें से 53.5% कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रही हैं। 12.9% को कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जरूरत है बट वो यूज नहीं कर रही हैं। तो इस अनमेट नीड को खत्म करने की जरूरत है। जो अनमेट नीड होती है ना फैमिली प्लानिंग की, इसको क्या बोला जाता है? इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आइदर मैरिड और इन अ यूनियन हु हैव एन अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। Women with unmet need are those who want to stop or delay childbearing but are not using any method of contraception। यानी ये वो लेडीज हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं, डिले होना करना चाहती हैं, बट वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग नहीं कर रही हैं, पिल्स का, कॉन्डोम्स का प्रयोग नहीं कर रही हैं, जिसके चलते वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये अनमेट नीड वाला जो डाटा है ना 12.9% का, इसको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हमारे देश के जो सबसे बिछड़े राज्य हैं, बिहार और यूपी। में खुद ही यूपी का हूं, तो अब बिहार की बात करी जाए, बिहार में सबसे ज्यादा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है। अब यहां पे जो हाईएस्ट अनमेट जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाली जो नीड है वो 21.1% है। मतलब कि 21.1% लेडीज ऐसी हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना चाहती हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहती हैं, बट वो कर नहीं पा रही, उनको मिल नहीं रहा है। और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस केवल 24.1%। और दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। बिहार में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने वाली लेडीज केवल 24.1% है। वहीं यूपी में ये नंबर 45.5% आ जाता है। बहुत अच्छा नहीं है बट बिहार से मच बेटर है। देश के कंपैरिजन में तो खराब है क्योंकि देश में लगभग 54% कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस है, लेकिन यूपी में 45% है, बिहार में तो 24% है। और जो यूपी की अनमेट नीड है वो है 18%।
यूपी में एक और डेंजरस ट्रेंड देखा गया है। क्लास 10 से ऊपर की एजुकेशन वाली जो वुमेन है, उनके अंदर जो फर्टिलिटी है वो 2011 के कंपैरिजन में 2018 तक बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो यंग फीमेल्स हैं, उनके तक कॉन्ट्रासेप्टिव फैसिलिटीज को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो हर 1000 मेल्स में लमसम आप 950 फीमेल मान लीजिए। यहां पे एक चीज बताई जा रही है कि जो एसआरएस रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो 2011 में 906 था और वो 2018 में 899 पे आ गया है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे आज भी मेल सन को वैल्यू दी जाती है, भले वो बड़ा होकर अपने माँ बाप को मारे बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वैल्यू दी जाती है। बस केरला और छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट्स निकल के आ रहे हैं सामने जहां पे मेल सन को वैल्यू उतनी नहीं दी जाती है। अगर आप यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट देखोगे तो जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है इंडिया में वो है 910, और ये सारी कंट्रीज से कम है केवल एक को छोड़ के चाइना, चूंकि चाइना में तो और ही हालत खराब है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारने की जरूरत है, नहीं तो आगे आने वाले समय में जब ये बच्चे बड़े होंगे और उनकी मैरिज की उम्र होगी तब चीजों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूं दोस्तों। बहुत सारे डेमोग्राफर्स का ये बोलना है कि नेचुरली आप दुनिया भर में अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न और नंबर ऑफ बॉयज बॉर्न देखते हो तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स बॉर्न है ना, ये नेचुरली कम होता है नंबर ऑफ बॉयज से। जो बच्चे जन्म लेते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी सबको छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का कंट्रोल छोड़ दीजिए, और पूरी दुनिया में अगर आप देखो कि प्रेगनेंसी में कितने लड़के पैदा हो रहे हैं कितनी लड़की, तो लड़कियां कम पैदा होती हैं, लड़के ज्यादा पैदा होते हैं। डेमोग्राफर्स ने इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जो मेल वो है वो हिस्टोरिकली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, वॉर्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बायोलॉजिकली वीकर होते हैं फीमेल्स से। तो ये जो मेल बेबीज हैं छोटे में इनके मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फीमेल्स बायोलॉजिकली स्ट्रांग होती हैं, मेल कमजोर होते हैं। वॉर्स के पार्टिसिपेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भैया तादाद में, भैया बल्क में लोग मरे, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है तो इसकी वजह से भी इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये डेमोग्राफर्स ने बोला कि ऑटोमेटिकली एक नेचुरल ऑफसेटिंग है कि बच्चा पैदा हो रहा है, मेल बच्चा ज्यादा पैदा हो रहा है, बट वो किसी नेचुरल कॉज की वजह से मर जा रहा है, तो ओवरऑल जो मेन और वुमेन है वो बराबर हो जा रहे हैं। लेकिन यहां पे इंडिया में एक अलग ही स्टोरी है। इंडिया में जो सेक्स रेशियो बर्थ है वो बहुत कम है। ओवरऑल अगर दुनिया भर की बात की जाए तो मान लेते हैं सेक्स रेशियो बर्थ है 952, इंडिया में तो बिल्कुल ही नीचे आ गया। आप देखिए कहां पे आ रखा है, इंडिया में 906 पे आ रखा है। मतलब इंडिया में गर्ल चाइल्ड को उसके मां के पेट में ही मार दिया जाता है। आज की डेट में इंडिया में गर्ल चाइल्ड को नहीं मारा जाता तो 63 मिलियन गर्ल्स, 6 करोड़ 30 लाख गर्ल्स और होती, जो कि हमारा जो डेमोग्राफिक जो आप कह सकते हो मिसमैच है ना बॉयज और गर्ल्स या मेन और वुमेन के बीच में, वो सॉल्व हो जाता। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में कुछ ज्यादा ही आदमी हो गए और कुछ ज्यादा ही कम ही लड़कियां हो गई हैं, और ये जो स्क्यूड सेक्स रेशियो है ना, इससे जो लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन है वो और बढ़ जाता है। तो हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य में लोग बाहर से लड़कियां शादी करके आती हैं और वो बहुत प्रोन होती हैं वायलेंस या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन से। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या इंटरवेंशन किया? जब गवर्नमेंट को पता चला कि भाई भ्रूण हत्या हो रही है, बच्ची को पेट में ही मार दिया जा रहा है, तो 1994 में गवर्नमेंट लेके आई प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स एक्ट, जिससे यह बोला गया कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेरेंट्स को बच्ची को मारने में मदद करेंगे उनको इम्प्रिजनमेंट और हेफ्टी फाइन्स दिए जाएंगे। दूसरा 2003 लेके आया गया प्रीनेटल कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डिटर्मिनेशन एक्ट। अभी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट में क्या हो रहा था कि आप पता कर रहे थे कि लड़का है लड़की है, लड़की है तो भैया बहुत सारे लोग मार देते थे। यहां पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों को पता चला कि हम आर्टिफिशियली बच्चों के जेंडर सिलेक्शन भी कर सकते हैं, तो हम चाहें तो कुछ स्टेप्स को लेके बच्चा मेल पैदा कर सकते हैं। तो सरकार ने इस प्रैक्टिस को लेके आया प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डिटर्मिनेशन एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट। लेकिन ये एक्ट फेलियर बताया जा रहा है। नवंबर 2016 की एक रिपोर्ट बोलती है कि 1994 से लेकर 2014 के बीच में 2266 केसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक बच्ची जिसको गूड़ में मार दिया गया, इसके केसेस रिपोर्ट हुए, और 2021 केसेस अबॉर्शन के रिपोर्ट हुए। और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, ये पता करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि भाई ज्यादा ही केसेस हुए होंगे, रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। एक रिपोर्ट आई थी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की 2010 में, जिसने बोला कि भाई पीसीपीएनडीटी इंप्लीमेंट करने वाले पर्सनल जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो उतने काबिल नहीं है, वो कोई स्ट्रांग केस बना ही नहीं पाते हैं, वॉयलेटर्स के अगेंस्ट स्ट्रांग कन्विक्शन हो ही नहीं पा रही।
इसलिए इंडिया को अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रीनेटल कंसेप्शन और प्रीनेटल डिटर्मिनेशन एक्ट को स्ट्रिंजेंटली यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि स्क्यूड सेक्स रेशियो को सॉल्व किया जा सके। 2011 से लेके 2018 तक जो स्क्यूड सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है कहीं से भी सॉल्व होती नजर नहीं आई है। तो भले ही हमारी जो आबादी है वो थोड़ी स्टेबलाइज होने की तरफ है, आप कह सकते हो कि थोड़ी कम हो रही है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो सेक्स रेशियो है वो बहुत गत्ते में गया है। और उसमें एक स्टेट सबसे ज्यादा बदनाम है, वो है हरियाणा। कितना कम सेक्स रेशियो है। और केरला ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे 1000 से ज्यादा सेक्स रेशियो है, बाकी सब कम है। कहने को देख लीजिए तो केरला एक पढ़ा लिखा स्टेट है हमारे देश में, बाकी तो सारे ही अनपढ़ लग रहे हैं अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ को आप देखते हो। चाइना का जो सेक्स रेशियो वो वर्स्ट है 867, और नेपाल भी वर्स्ट ही है 993 है, बट इंडिया का और ही बुरा हाल है 903। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि देखिए पर कैपिटा इनकम तो देश की बढ़ी है पिछले 65 सालों में, 10 गुना बढ़ी है, लेकिन आप उसके साथ साथ जो सेक्स रेशियो इसको भी इंप्रूव करो वो खराब होता जा रहा है। तो यहां पे एक सोसाइटल माइंडसेट में चेंज लाने की जरूरत है। तो एजुकेशन, ट्रैवल, अलग अलग जगहों, दूसरी कंट्रीज में जाओ, वहां के कल्चर को देखो, वहां के आप कल्चर को देखोगे तो पता चलेगा कि बच्चियों के खिलाफ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। लड़कियों को फ्रीडम दो बढ़ने की, अपने डिसीजंस लेने की, एजुकेशन करने की। इससे जो जेंडर इक्विटी नॉर्म्स आएंगे और जेंडर के प्रति जो हमारा खराब परसेप्शन है वो बदलेगा। क्योंकि भैया इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो केवल लड़कों पे नहीं लड़कियों पे भी डिपेंड करता है, तो इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ की प्रॉब्लम को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन में फर्टिलिटी रेट का क्या रोल है, बाकी फैक्टर्स का क्या रोल है, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल रिसेंटली आया था, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे आपको साथ ये डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो फैक्टर्स और जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे वाली जो रिपोर्ट आई है, इसके स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ अपने पास रख लीजिएगा, काम आएगी आपके बाद में। गुड बाय।